So welcome back. This is the platform of SP Smart Hybrid Competitive Schooling System. बच्चे आज हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 14 ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस बच्चे इसकी सेकेंड लास्ट वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, चैप्टर 14 का पार्ट 8 डिस्कस करेंगे बच्चे आज हम। ठीक है, जिसमें हम लोग पार्ट 7 में ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन देखे थे और इसमें हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 कैसे होता है। ठीक है, ये NCERT का पैराग्राफ नंबर 26 और 27 पे आज हम बात करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले बच्चे आपको कुछ चीज़ें दिमाग में रखनी है कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इनके साथ सॉल्युबिलिटी रेट क्या है, बाइंडिंग एफिनिटी हीमोग्लोबिन की क्या है। ठीक है, तो देखना है मोर सॉल्युबिलिटी कार्बन मोनोऑक्साइड विद हीमोग्लोबिन, उससे कम CO2 विद हीमोग्लोबिन, सबसे लीस्ट बाइंडिंग एफिनिटी ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं, पहले हमें समझना पड़ेगा ये। ठीक है, पहले हम इसके प्रोसेस को प्रॉपर समझ लेते हैं। अभी बच्चे आपको पता है कि हमने ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन जब प्लाज्मा से करवाया था तो कितना था 3%, और यहाँ पर CO2 का ट्रांसपोर्टेशन प्लाज्मा से करवा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ डिजॉल्व्ड फॉर्म, कितना कर रहा है 7%। क्यों? क्योंकि सेम प्लाज्मा वहाँ पे भी है, सेम प्लाज्मा यहाँ पे भी है, तो 7% यहाँ पे क्यों? क्योंकि बाइंडिंग एफिनिटी ज़्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हीमोग्लोबिन की, इसीलिए प्लाज्मा ज़्यादा CO2 को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। क्लियर है बच्चे? ठीक, 23% ट्रांसपोर्ट हो रहा है CO2 किसकी फॉर्म में? कार्बा अमाइनो हीमोग्लोबिन, मतलब हीमोग्लोबिन के साथ CO2 बाइंड करके कार्बा अमाइनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में 23% CO2 ट्रांसपोर्ट हो रहा है बच्चे। ठीक है, और 70% ट्रांसपोर्ट इन द बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में हो रहा है। ठीक है बच्चे, देखो अब कैसे। तो इसका मतलब अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो ये मेरे पास RBC है, ये क्या है? RBC है। तो CO2 मुझे अगर ट्रांसपोर्ट करवानी है तो RBC के अंदर CO2 को एंटर करवाना पड़ेगा ना बच्चे। RBC के अंदर CO2 एंटर करेगी, तभी तो मैं बोलूँगा कि CO2 और हीमोग्लोबिन कंबाइन हो रहे हैं, मतलब हीमोग्लोबिन और CO2 जुड़ रहे हैं और मेरे पास कार्बा अमाइनो हीमोग्लोबिन बन रहा है। समझ आई? CO2 एंटर की 23%। ठीक है, और उसके बाहर क्या? इस RBC के बाहर प्लाज्मा है। ठीक ठीक, और अंदर क्या है? सेल का साइटोप्लाज्म। ठीक, अब मैं कह रहा हूँ बच्चे कि मेरे पास जब ये CO2 एंटर करती है हीमोग्लोबिन में, हीमोग्लोबिन तो मतलब क्या बना देगी? कार्बा अमाइनो हीमोग्लोबिन। ठीक, और जब हम बोल रहे हैं कि ये CO2 एंटर करेगी RBC में और वाटर से रिएक्ट कर देगी तो क्या बना देगी? कार्बोनिक एसिड। क्या बनाएगी? कार्बोनिक एसिड। याद रखना, अगर CO2 एंटर की है हीमोग्लोबिन से जुड़ के तो हीमोग्लोबिन CO2 बना रही है, कार्बा हीमोग्लोबिन, और अगर CO2 एंटर कर रही है RBC में और वाटर से रिएक्ट कर रही है तो क्या बना रही है? H2CO3। ठीक है, तो इस फॉर्म में कितना 23% CO2 ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इस फॉर्म में कितना 70% ट्रांसपोर्ट हो रहा है। क्लियर है बच्चे? अब इन दोनों को जुड़ाने के लिए कार्बोनिक एनहाइड्रेस एक एंजाइम है, सबसे फास्टेस्ट एंजाइम, जो प्लाज्मा में भी प्रेजेंट होता है और RBC में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके साथ एक ZN2 पॉजिटिव एंजाइम है जो को फैक्टर की तरह काम करता है, वो एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी को फास्ट करता है। कार्बोनिक एनहाइड्रेस एक एंजाइम हम एंजाइम चैप्टर में भी पढ़ते हैं बायोमॉलिक्यूल में, जहाँ पर ये एक मिनट में 6 लाख प्लस मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर लेता है। जहाँ पर ये नहीं होता है बच्चे, जहाँ पे ये एब्सेंट है या कम है, तो वहाँ पर हमारा रेट ऑफ रिएक्शन भी स्लो होता है। CO2 + H2O इसने जुड़ाया, इसकी हेल्प से बाइकार्बोनेट आयन बन गया। फिर उसके बाद इसने क्या कर दिया? इसी कार्बोनिक एनहाइड्रेस ने क्या कर दिया? इसको डिसोशिएट, यहाँ पे एसोसिएशन की, यहाँ पर डिसोशिएट कर दिया। डिसोशिएट कर दिया, H पॉजिटिव आयन अलग हो गए, HCO3 नेगेटिव जो है वो अलग हो गए। तो इसका मतलब अगर ये बाइकार्बोनेट आयन को डिसोशिएट कर रहा है तो H पॉजिटिव आयन बना रहा है, HCO3, इनका अमाउंट RBCs के अंदर बढ़ रहा है बच्चे। तो ऑब्वियसली जब हमारे पास H पॉजिटिव आयन इंक्रीज करेगा बच्चे तो pH लो होगा। H पॉजिटिव आयन अगर सेल में बढ़ेगा तो pH लो होगा, है ना? तो ये कंडीशन कब होती है? जब हमारा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से डिसोशिएट होता है। हीमोग्लोबिन जाके क्या कर जाता है? CO2 के साथ बाइंड, और ऑक्सीजन क्या कर जाता है बच्चे? ऑक्सीजन जो है वो आपके टिश्यू में यूज़ हो जाता है। ठीक है, ठीक है बच्चे? तो ठीक है भाई, 23% तो ऐसे हो गया, 23% तो ऐसे हो गया, ये हीमोग्लोबिन जाके CO2 के साथ जुड़ गया तो 23% ट्रांसपोर्टेशन ऐसे होगी। बट
हमारे पास ये H पॉजिटिव आयन की वजह से ये हीमोग्लोबिन डिफरेंट हुआ, अलग हुआ, O2 अलग हुआ, है ना, डिसोसिएशन हो गई ऑक्सी हीमोग्लोबिन की, ये जुड़ गया, अच्छी बात है ना। तो इसने 23% को ट्रांसपोर्ट करवा दिया टिश्यू से एल्वेलाई वाली साइड पे। बट सोचो इसका क्या होगा जो ये प्रोड्यूस हुआ, जो ये इसका अमाउंट भी बढ़ा, इसका भी बढ़ा, इसका बढ़ा तो आपको पता चल गया कि HbO2 का डिसोसिएशन हो गया, ये बन गई, ये जुड़ गया CO2 के साथ, चले गया, 23% ट्रांसपोर्ट करवा दिया। बट इसका क्या होगा, ये जो है ना बच्चे, इसका अमाउंट जैसे ही बढ़ेगा अंदर तो ये मूव हो जाएगा कहाँ, प्लाज्मा में, क्योंकि प्लाज्मा के अंदर HCO3 नेगेटिव का अमाउंट कम है। तो बच्चे सेल तो नहीं चाहता था कि नेगेटिव आयन को मैं लूज़ करूँ, ये तो चले जा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब ज़्यादा है तो ज़्यादा से कम की ओर मूव हो रहा है, तो प्लाज्मा में इसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है। अब इस आयनिक ग्रेडियंट को बैलेंस करने के लिए प्लाज्मा से Cl नेगेटिव का अमाउंट ज़्यादा होता है और अंदर कम होता है Cl नेगेटिव, तो प्लाज्मा से Cl नेगेटिव बाहर से अंदर आ रहा है, ठीक है। जब ये बाहर से अंदर आएगा तो यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज जो है वो बैलेंस हो रहा है, समझ आई बच्चे। तो जब ये नेगेटिव चार्ज इसका जो लूज़ हुआ था वो गेन कर गया, अब ये गेन करने के बाद HCO3 नेगेटिव जो है बच्चे वो क्या कर रहा है, वो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ के CO2 को एल्वेलाई वाली साइड पे पहुंचा रहा है। आ जाओ इधर देखो ज़रा, इसी को हम क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं। जब Cl2 आयन बैलेंस करने के लिए HCO3 के जो लॉस हुआ है उसको बराबर करने के लिए अंदर जा रहा है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, क्लोराइड शिफ्ट। कॉन्सेप्ट समझो यहाँ पे, जब हमारे पास H पॉजिटिव आयन बढ़ गए RBCs के अंदर, तो कैसे बढ़े ये बच्चे H पॉजिटिव आयन कैसे बढ़े, डिसोसिएशन हुई ना बेटा, डिसोसिएशन हुई कार्बोनिक एसिड की, तो pH लो हो गया, एक्टिविटी एसिडिटी हो गई, मोर एसिडिटी बढ़ गई, मोर HbO2 का ब्रेकडाउन, जितनी एसिडिटी बढ़ेगी उतना HbO2 ब्रेक करेगा और Hb फ्री हो जाएगा, रेडी टू बाइंड CO2 के साथ, और क्या बन जाएगा हमारा, कार्बो अमाइनो हीमोग्लोबिन। नाउ कंसंट्रेशन है CO3, इसकी भी तो बढ़ गई ना बच्चे कंसंट्रेशन RBCs के अंदर, तो ये लो कहाँ है, इसकी कंसंट्रेशन लो कहाँ है, प्लाज्मा में, तो ये कहाँ से कहाँ मूव करेगा, दिस इम्बैलेंस नीड टू बैलेंस बाई सेल, ये यहाँ से निकल के कहाँ जा रहा है, प्लाज्मा में। तो बेटर है कि अब ये जो इम्बैलेंस क्रिएट हो गया, ये नेगेटिव चार्ज अंदर सेल से निकल के प्लाज्मा में चले गया, तो अब ये जो इम्बैलेंस क्रिएट हो गया, नेगेटिव बाहर चले गया, बहुत ज़्यादा सेल से नहीं जाना चाहिए था, नीड टू बैलेंस बाई सेल। तो सेल कैसे बैलेंस करेगा, जो RBCs ने HCO3 नेगेटिव को रिलीज़ किया कहाँ पे, प्लाज्मा में, और फ्रॉम हाई टू लो, अब क्या हो गया, टू मेंटेन आयोनिक बैलेंस, बट लॉट्स एनाइन लॉस इन RBCs ने बहुत सारे एनाइन लॉस कर दिए हैं। दिस एनाइन नेगेटिव चार्ज बैलेंस नीड टू शिफ्ट क्लोरीन, तो क्लोरीन को अंदर शिफ्ट करना पड़ेगा RBCs में विद नेगेटिव चार्ज। दिस नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इज नोन एज मेंटेन इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट, है ना, दैट इज नोन एज क्लोराइड शिफ्ट या हैमरबर्ग इफेक्ट। समझ आया बच्चे, ठीक है, क्लियर हो गया। तो हैमरबर्ग इफेक्ट हमेशा आपके टिश्यू साइट में होता है, टिश्यू साइट में होता है जहाँ पर हमारा क्लोरीन RBC में आता है और बाइकार्बोनेट आयन बाहर जाता है, और जब क्लोरीन अंदर आता है तो बाइकार्बोनेट आयन स्टेबल हो जाता है हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ने के लिए, ताकि वो क्या करेगा, ताकि वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा टिश्यू वाली साइड से एल्वेलाई के लिए। अब आप NCERT पढ़ो, आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। देखो यहाँ पे बोल रहा है बेटा, यहाँ पे बोल रहा है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इज कैरिड बाई हीमोग्लोबिन, कितने परसेंट, 23%, 20 से 25%, क्या बन जाएगा, हीमोग्लोबिन और CO2 कार्बा अमाइनो हीमोग्लोबिन। दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, ये जो बाइंडिंग है हीमोग्लोबिन और CO2 की किस पे डिपेंड है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। अगर पार्शियल प्रेशर CO2 का टिश्यू साइड पे ज़्यादा होगा तभी तो ये बनेगा, ऑक्सीजन का कम होगा तभी तो ये बनेगा, इज़ अ मेजर फैक्टर विच कुड अफेक्ट द बाइंडिंग। ठीक है बच्चे, व्हेन PCO2 इज़ हाई, व्हेन PCO2 इज़ हाई एंड PO2 इज़ लो, ये सब कब होगा, जब PCO2 हाई होगा और PO2 लो होगा इन द टिश्यू। ठीक है बच्चे, अब देखो मोर बाइंडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अकर्स, ज़्यादा से ज़्यादा फिर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की बाइंडिंग हीमोग्लोबिन के साथ दिखेगी, वेयर एज जबकि PCO2 लो होती है कहाँ पे, एंड PO2 इज़ हाई इन द एल्वेलाई, एल्वेलाई साइड पे बिल्कुल उल्टा है कि PCO2 कम हो जाती है और PO2 जो है वो हाई हो जाती है इन द एल्वेलाई। तो वहाँ पर क्या होगा बच्चे, डिसोसिएशन हो जाएगी कार्बा अमाइनो हीमोग्लोबिन की और CO2 की, मतलब जो CO2 हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ के आया था वो डिसोशिएट हो जाएगा एल्वेलाई साइड पे,
और उस हीमोग्लोबिन को जाना पड़ेगा ऑक्सीजन के साथ बाइंड होके, क्योंकि पार्शियल प्रेशर एल्वेलाई में ऑक्सीजन का 104 है और CO2 का कितना है 40 है बच्चे, ठीक है। टेक प्लेस CO2 विच इज़ बाउंडेड टू हीमोग्लोबिन फ्रॉम टिश्यू टू डिलीवर एट द एल्वेलाई। ये सब कब होता है, जब CO2 बाइंड होकर टिश्यू वाली साइड से एल्वेलाई साइड पे आ रहा होता है। RBC कंटेन वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। RBCs के अंदर क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम होता है, जिस एंजाइम को हम कार्बोनिक एनहाइड्रेस कहते हैं। और माइन्यूट क्वांटिटी में सेम प्रेजेंट होता है प्लाज्मा में, कौन, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। दिस एंजाइम फैसिलिटेट द फॉलोइंग रिएक्शन इन बोथ डायरेक्शन। तो ये एंजाइम जो है बच्चे, ये क्या करता है, बोथ डायरेक्शन में रिएक्शन को प्रोसीड करता है। CO2 H2O को कंबाइन किया कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में, ये बना, ठीक है। ये दोबारा टूट के ये बन जाएगा, इसको तोड़ देगा कार्बोनिक एनहाइड्रेस, SCO3 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव आयन बना दिया। तो ये कैसी रिवर्सिबल रिएक्शन होगी ना बच्चे, एक बारी जोड़ता है दूसरी बार तोड़ता है, ठीक। तो आपने याद रखना है एल्वेलाई साइड पे ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की एसोसिएशन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन की डिसोसिएशन, तभी एल्वेलाई से CO2 बाहर जाता है और हीमोग्लोबिन O2 के साथ जुड़ के टिश्यू वाली साइड है। ये टिश्यू वाली साइड और ये एटमॉस्फेयर वाली साइड, ठीक है। टिश्यू साइड पे क्या हो रहा है, HbO2 की डिसोसिएशन होती है, ठीक है भाई। टिश्यू वाली साइड ऑक्सीजन जाएगा और हीमोग्लोबिन CO2 के साथ जुड़ जाएगा, ताकि जो सेल ने CO2 निकाली है वो बाहर भी तो निकालनी है, ठीक है। इसको डिसोसिएशन, बट एसोसिएशन HbCO2 एसोसिएशन हो जाएगी कहाँ पर, HbCO2 की एसोसिएशन टिश्यू साइड पे होगी बच्चे। अब आप लोग यहाँ पे देखो, एट द टिश्यू साइड वेयर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज हाई। टिश्यू साइड में CO2 का पार्शियल प्रेशर हाई होता है ड्यू टू कैटाबॉलिज्म, क्योंकि वहाँ पर टिश्यू में क्या होता है, कैटाबॉलिज्म मतलब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, CO2 रिलीज होती है। CO2 डिफ्यूज़ हो जाएगी क्योंकि उसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, वो ब्लड में डिफ्यूज़ हो जाएगी RBCs और प्लाज्मा में। एंड फॉर्म, ये जो CO2 है ये किस में डिफ्यूज़ होगी, RBC में भी होगी और डिफ्यूज़। प्लाज्मा कितना कर रहा है बच्चे, 7%, और RBC कितना कर रहा है बच्चे, आपका 25 + 70, ये सारा ऐड कर दो, ये बाकी सारा कौन कर रहा है, RBC कर रहा है। एंड फॉर्म बाइकार्बोनेट, ये RBC जो CO2 को ट्रांसपोर्ट कर रहा है किस फॉर्म में, बाइकार्बोनेट फॉर्म में ट्रांसपोर्ट कर रहा है। किस फॉर्म में बच्चे, बाइकार्बोनेट फॉर्म में, HCO3 नेगेटिव एंड H पॉजिटिव। एट द एल्वेलर साइड वेयर PCO2 इज लो, एट द एल्वेलर साइड वेयर PCO2 इज लो, जहाँ पर PCO2 लो है और O2 क्या होगी, द रिएक्शन प्रोसीड इन द अपोजिट डायरेक्शन। मतलब जैसा PCO2 टिश्यू वाली साइड में ज़्यादा था, O2 कम था, बस बिल्कुल उसके अपोजिट अब आपके एल्वेलाई वाली साइड पे क्या हो जाएगा, PCO2 कम हो जाएगी और रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी, द फॉर्मेशन ऑफ CO2 एंड H2O, ठीक है। क्या होगी, फॉर्मेशन होगी CO2 की और H2O की। दिस CO2 ट्रैप्ड एज अ बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है। तो अब ये CO2 किसके साथ, CO2 और वाटर जो है ये रिएक्ट करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, बाइकार्बोनेट आयन एट द टिश्यू लेवल ट्रांसपोर्टेड टू द एल्वेलाई, रिलीज आउट एज CO2। बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में हम CO2 को रिलीज आउट करते हैं। एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर अप्रॉक्सीमेटली 400 ml ऑफ CO2 टू द। हमने क्या बोला था बच्चे, हमने बोला था कि जो हमारे पास, ये देखो, ये देखना है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था एक, ये देखो कि 20 ml ऑफ ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, उसमें से सिर्फ हम 5 ml टिश्यू को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। रेस्ट जो होती है 15 ml वो आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में होती है अंडर नॉर्मल कंडीशन। जब हम बॉडी से बहुत ज़्यादा काम करवा रहे होते हैं तो उस समय हम उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से ऑक्सीजन को यूज़ करवा लेते हैं, रनिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं समय, ठीक है। तो इसका मतलब हम 20 ml में से ऑक्सीजन 5 ml ही किसको दे रहे हैं, टिश्यू को दे रहे हैं। तो अब ये बोल रहा है कि टिश्यू से हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 कितनी भेजते हैं, ओनली 4 ml। तो मतलब जब लेना था तो कितना कर लिया था हमने, जब लेना था हमने तो हमने 5 ml टिश्यू को दिया था, बट टिश्यू जब CO2 भेज रहा है तो वो कितनी भेज रहा है बच्चे, सिर्फ और सिर्फ आपकी 4 ml। देख लो क्या बोल रहा है। Every 100 ml of deoxygenated blood deliver approximately 4 ml of CO2 to the alveoli। मतलब टिश्यू जब CO2 रिलीज करता है एल्वेलाई के लिए तो 4 ml, बट जब ऑक्सीजन हम
टिश्यू को देते हैं तो कितनी 5 ml आउट ऑफ 20 ml। क्लियर है बच्चे? तो यहाँ तक हमारा ये कंप्लीट हो गया बेटा, ठीक है। किसी बच्चे को कोई डाउट होता तो आप लोग पूछ सकते हो बेटा, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया बेटा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।